हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अनअकैडमी पे। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और आज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज वेरी रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, और जिसमें से हर साल या फिर आप बोल सकते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड मोस्टली प्रीलिम्स में, या फिर जो टॉपिक्स हैं जैसे हमारे, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सोचते होंगे, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुनते होंगे विच आर आस्क्ड या फिर विच आर प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटीज ऑल्सो, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, हमारा रिवर्स रेपो रेट है, आपने आरबीआई सुना होगा। ये जो मनी एंड बैंकिंग है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में अगर मैं पैसे की बात ना करूं तो इकोनॉमी इज केप्ट आइडल, इकोनॉमी इज इनकम्प्लीट विदाउट मनी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनी एंड बैंकिंग पे, विच इज अ कोर ऑफ आवर इकोनॉमी। तो मनी इन बैंकिंग में कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर कौन कौन सा ऐसा पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, या फिर इन जनरल भी अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट्स को तो आपको उस चीज में भी हेल्प करेगा। सो मनी इन बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट मेरी सीरीज या फिर लेक्चर्स पीछे से मैंने 4-5 लेक्चर्स जो है मैं भी अभी तक कवर कर चुकी हूँ, जिसमें से हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू कवर दैट, and I think that is really going to help you if you're someone who's preparing for 2025 examination या फिर 2026 also, because we are covering from basics to advanced। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की एकदम एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट या फिर करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके उस चीज को पढ़ना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी दोज ऑफ माई लेक्चर्स, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आपको वो जो है, आपको जो हेल्प जो है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इट इज गोइंग टू प्ले इन योर प्रिपरेशन। तो आज का जो है हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैंकिंग के मीनिंग के साथ, उसके कुछ कुछ फंक्शंस देखेंगे कि व्हाट इज मनी और ये है क्या, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। और आज की क्लास में मैं चीजें सिंपल रखूंगी। आई मेक श्योर कि मनी जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे रेट्स बताए, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटरेस्ट रेट है, हमारा इन्फ्लेशन से कैसे लिंक्ड है, हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। तो उन सब चीजों से पहले एक बेसिक से शुरुआत करेंगे, दैट विल कवर योर एनसीईआरटी प्लस योर एडवांस टॉपिक ऑल्सो। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे साथ में। तो आज के टॉपिक को थोड़ा सा ऐसा इजी वे में रखेंगे सो दैट आप इजीली लिंक कर पाओ। और जो मेरे आने वाली वीडियोस हैं दैट विल बी ऑन थर्सडे, उसमें हम कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस चीज को, एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ फ्रेंडली करवाने के लिए आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इजी रहेगी, जिसमें हम चीजों को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे और ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ जो है हमारा मनी। तो मनी के मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज मनी, तो आप बोलोगे कि मैम पैसे जो हम मोस्टली यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट टू अस इन अ फिजिकल फॉर्म, जैसे 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, या फिर 50 रुपए का नोट है, 100 का है, 500 का है। तो आप बोलोगे कि मैम जो मेरे पास कैश पड़ा है दैट इज मनी। बट इफ आई आस्क यू कि मनी जो है आप किस काम के लिए यूज करते हो, तो आप बोलोगे कि मैम मेरे को कोई भी चीज लेनी है तो मैं मार्केट में जाती हूँ या जाता हूँ और मैं वो कैश देके कोई भी चीज मैं खरीद लेता हूँ। तो अब मनी भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स में आ जाएगी। अगर मैं आपको पूछूं कि पहले तो हम क्या करते थे कि एक नोट देते थे, दैट इज प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म, हम दुकानदार को नोट देते थे और वहां से हम अपनी चीज परचेज करते थे। बट नाउ इज द टाइम दैट वी कैन सेंड मनी टू द शॉपकीपर थ्रू ऑनलाइन मोड ऑल्सो। जैसे हमारा पेटीएम है, हमारा गूगल पे है, तो वो जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन क्या है, दैट इज अबाउट मनी। तो एक टेक्निकल वर्ड देखते हैं जो जिसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स द मीनिंग इज दिस मच ओनली, कि आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हो। अब ट्रांजैक्शन क्या है कि आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको कोई गुड या सर्विस चाहिए और आपको इन रिटर्न क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। एंड दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, दैट इज मनी। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की तरफ आपको जो मैंने वर्ड यूज करा उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। वो वर्ड कौन सा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी का मीनिंग क्या है।
सो इन जनरल एक्सेप्टेंस मीन्स ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड मनी। जो कि आप कोई भी आपको चीज खरीदनी है मार्केट जाके, तो आप जो एक जनरल चीज देते हो दैट इज मनी। ऑफ कोर्स आप ऐसा तो नहीं ना करते हो कि आपने कोई गुड दे दे। समझ लीजिए आपको 2 किलो टमाटर चाहिए मार्केट से, तो आप बोलोगे कि यार आप मेरा 2 किलो प्याज ले लो और इसके बदले आप मेरे को 2 किलो टमाटर दे दो। दैट रेयरली हैपन्स, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ये चीज जाके ये जो एक्टिविटी है दैट यू गो टू द मार्केट एंड परफॉर्म। ऑफ कोर्स यू गिव मनी टू द मार्केट, मनी टू द शॉपकीपर व्हेन यू गो एंड परचेज कमोडिटीज। बट ये जो गुड्स एंड गुड्स वाला सिस्टम था ये पहले जमाने में होता था, क्योंकि मनी जो है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान से सुननी होंगी कि मनी जो है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा तो नहीं है किसके दिमाग में ये चीज आई। जब आपको कोई गुड चाहिए तो क्या मनी जो है वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट थी, ये जो स्टार्टिंग से कोई और सिस्टम प्रेजेंट था। तो सबसे पहले हमने मनी का मीनिंग देखा। मनी क्या है? एक जनरल मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक जनरल मोड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज है। अगर आप गुड ले रहे हो तो आप इन रिटर्न क्या दोगे? मनी दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने मीनिंग देखा वो क्या है? इट इज अ जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, दैट वी पीपल परफॉर्म व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेकेंड जो है हमारे मीनिंग में क्या आएगा? दैट इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपको जो है गुड चाहिए, ठीक है, आपको गुड चाहिए बट आपको इन रिटर्न क्या देना होगा? मनी देनी होगी, और वो भी कितनी? इक्विवेलेंट टू दैट वैल्यू। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? वर्ड इक्विवेलेंट ऑफ दैट वैल्यू। अब वो वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? वी हैव एमआरपी, हमारे जो है प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है कि इसका इतना रेट है, सो यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट ओनली टू द शॉपकीपर टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। समझ लीजिए आपने 2 किलो टमाटर लिए, तो दैट इज कॉस्टिंग यू 50 रुपीज। आपको आप शॉपकीपर के पास गए, आपने पूछा कि कितने रुपए का है, इसकी वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की, तो उसने बोला इसकी वैल्यू जो है वो 50 रुपए है। आपने क्या करा? अपनी पॉकेट से 50 रुपीज निकाले और शॉपकीपर को दिए। तो ये क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। ये क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑल्सो, क्योंकि आपको उससे उस कमोडिटी का जो है आपको प्राइस पता लग रहा है। उस कमोडिटी का प्राइस कितना है शॉपकीपर ने आपको बताया, और उससे क्या कर रहे हो? आप उसको उसकी वैल्यू पूछ रहे हो। और जब आप घर जाओगे, जब आपको मम्मा पूछेगी कि आप कितने पैसे खर्च कराए, तो यू विल से कि मम्मा इस जो कमोडिटी है, जो कमोडिटी अभी मैंने परचेज किया है दैट इज टमाटर, इसकी वैल्यू क्या है? 50 रुपीज। सो इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को लिंक करके पढ़ोगे ना, अगर आप कॉन्सेप्ट को, पॉइंटर्स को याद नहीं करोगे, रादर लिंक इट विद योर रियल लाइफ। जब आप रियल लाइफ के साथ इसको लिंक करके पढ़ोगे तो द थिंग्स विल बी मोर सॉर्टेड। तो ये क्या हुआ हमारा? मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स ऑल्सो। आपने क्या करा? आपको मम्मा ने बोला कि बेटा आई एम गिविंग यू 100 रुपीज, यू गो टू द मार्केट एंड परचेज मी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आपने क्या करा? आप मार्केट में गए, आपने टमाटर भी लिए, आपने प्याज भी ले लिए। नाउ शॉपकीपर इज सेइंग कि गोभी जो है वो आपको जो गोभी है मैं आपको सस्ते दाम पे लगा दूंगा, आप ये भी ले जाओ। ठीक है, आपने 2-3 चीजें आपने पैक करवा ली और आपने शॉपकीपर को कहा कि नाउ टेल मी कितने पैसे हुए। तो शॉपकीपर इज सेइंग कि आपके जो है वो 150 रुपीज हुए, बट नाउ यू हैव 100 रुपीज ओनली। बट सिंस शॉपकीपर जो है आप उसको जानते हो शॉपकीपर को, एंड शॉपकीपर नोज यू ऑल्सो, तो आपने क्या करा? आप उधार कर आए वहां पे। ठीक है, आपने कहा कि ओके, जब भैया मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास वेजिटेबल लेने आऊंगा तो मैं जो 50 रुपीज बचा है मेरा बैलेंस, मैं आपको वो वापस दे दूंगा। तो शॉपकीपर भैया सेज ओके, जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप जो है मेरे को पैसे वापस दे देना। तो आपने जब नेक्स्ट टाइम अपना उधार चुकाना था तो आपने किस मोड में चुकाया? क्या देके चुकाया? पैसे, दैट इज मनी ओनली। सो इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ऑल्सो। जो रुकी हुई मनी है, जो उधार है आपको, आपने जो किसी पार्टी को देना है या फिर किसी इंडिविजुअल को देना है, किसी बॉडी को देना है, वो भी आप कैसे चुकाते हो? इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। अब फोर्थ क्या है? दैट इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसकी वैल्यू है पर्टिकुलर, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पैसे की जगह आप कोई कमोडिटी, समझ लीजिए टमाटर सेव करके रखिए और आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे। नाउ यू विल से कि यार मैम तो कितनी बेतुकी बात कर रही है कि टमाटर अगर मैं स्टोर करके रखूंगी तो इट इज अ पेरिशेबल गुड इन नेचर, तो वो टमाटर जो है वो खराब हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट द केस विद मनी। यू कैन स्टोर मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
अगर आपने अपने लॉकर में 100 रुपए संभाल के रखे हैं, या फिर आपने अपने पर्स में 100 रुपए संभाल के रखे हैं कि मेरे को जो है पेरेंट्स ने 100 रुपए दिए हैं और मैं इसको तभी यूज करूंगी एक इमरजेंसी टाइम की तरह, जब मेरा इमरजेंसी टाइम होगा मैं तब यूज करूंगी। तो आपने क्या करा, अपने पर्स में अब वो 100 रुपए रख दिए और आप क्या हो, उसको थोड़े टाइम बाद भी यूज कर सकते हो। दे आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल, दे आर नॉट गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड। बट अगर मैं किसी कमोडिटी की बात करूं, सिंस दे आर पेरिशेबल इन नेचर, दे आर नॉट गोइंग टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मनी है दैट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको अपने बैंक में, अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में ज्यादा टाइम तक रख सकते हो, और जब आप उसको यूज करोगे थोड़े दिन बाद, अब जब आप उसको यूज करोगे तो उसमें उतनी कमोडिटीज जो है आप परचेज कर सकते हो। बट दिस इज नॉट द थिंग, नाउ यू हैव टू रिलेट। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बोला तो आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पुराने वीडियोस में अपने जब इन्फ्लेशन करा था तो मैंने आपको बोला था कि एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन जो है, अपना इन्फ्लेशन के कारण जो हमारी मनी है अपनी परचेजिंग पावर लूज करती है। अब ये अगर आप बोलोगे कि मैम मैं अपने पर्स में 100 रुपीज लेके मैं इसको 5 साल बाद निकालूंगी, तो क्या ये 5 कमोडिटीज बाय कर सकेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बिकॉज आप जो है, जो आपकी मनी है, सिंस देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, महंगाई है मार्केट में, तो आपका जो परचेजिंग पावर है, जो आपके 100 रुपए का परचेजिंग पावर है, दैट विल बी डिक्रीज्ड। सो आपको वो स्टोर करके तो रखना है, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर से 10 ईयर्स। और आप 10 ईयर्स के बाद आप कहोगे कि मैम मैं 10 ईयर्स के लिए सेव करता हूँ, और मैं बाद में मैम को कंप्लेन करूंगा कि मैम आपने तो बोला था कि दिस इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और मैं इसको स्टोर करके अब रख रही हूँ तो मैं इसमें एक भी गुड नहीं खरीद पा रही हूँ। तो यू कैन नॉट कंप्लेन मी दैट देयर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज वर्थ ऑफ स्टोरिंग, इट इज जस्ट नॉट लाइक पेरिशेबल गुड्स, सो इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, ये जो है आपको मीनिंग मनी का समझ आया। उसके बाद अगर मैं उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करूं तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ मनी। अब जो है आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप क्या कर सकते हो, मनी एक्सचेंज करते हो, नॉट गुड्स एंड सर्विसेज। सो हमारे जो है, अगर मैं अपने मनी की एवोल्यूशन की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम। क्या होता था, बार्टर सिस्टम, जिसमें एक्सचेंज तो होता था गुड्स एंड सर्विसेज का, बट उसका मीडियम क्या था, रादर देन मनी इट वाज गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। सो आपके पास एक गुड प्रेजेंट है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, इसके बदले कोई गुड चाहिए, तो मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, गुड ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वीट की, आपके पास वीट प्रेजेंट है, बट आपके पास कमी किस चीज की है, राइस की, और आपको मार्केट जाके राइस तो खरीदना पड़ेगा। बट सिंस मनी वॉज नॉट रेडिली अवेलेबल एज इट इज नाउ, लोग क्या करते थे कि अपने वीट देने के बदले, क्योंकि मेरे पास सरप्लस किसका है, वीट का, मेरे पास सरप्लस किसका है, वीट का, ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, राइस चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, राइस चाहिए। और मैं क्या करूंगी कि मैं जाके ढूंढूंगी कोई ऐसा बंदा जिसके पास राइस की अवेलेबिलिटी हो और उसको क्या चाहिए हो, वीट चाहिए हो। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वीट जो है वो अबंडेंस में है, बट मेरे को क्या चाहिए, राइस चाहिए। और मेरे को ऐसा कोई इंडिविजुअल चाहिए जिसके पास क्या हो, राइस जो अबंडेंस में हो और उसको वीट की अवेलेबिलिटी ना हो। तो यहाँ पे कमोडिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होता था, थ्रू गुड्स ओनली। अब जो हमने आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे एक्सचेंज किसके नाम पे होता है, किसके मींस के थ्रू होता है, मनी। आपको कमोडिटी चाहिए, आप इन रिटर्न क्या देते हो, मनी। बट यहाँ पे क्या था, आपको ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा कि जो आपकी गुड भी ले सके और जो आपको गुड चाहिए वो आपको दे सके। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अगर मैं एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करूं तो सबसे पहले हमारा क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बट डोंट यू थिंक कि इट इज वेरी टफ टास्क टू डू। आपको पूरे मार्केट में आपको घर घर जाके ये चीज देखनी पड़ेगी कि अब मेरे पास वीट है, तो आपको घर घर जाके देखना पड़ेगा कि आपको वीट की नीड है, कि आपके पास राइस की अवेलेबिलिटी है। तो दिस इज अ वेरी टफ टास्क टू डू एंड दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू। अगर हम आज के टाइम पे भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो इससे एक प्रॉब्लम हुई थी, दैट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, दैट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस
ऑफ वॉन्ट्स। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है? यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो दूसरे के पास अवेलेबल हो, और जो आपके पास जिस प्रोडक्ट की अबंडेंस है वो दूसरे को चाहिए हो। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, दिस इज अ सीवियर प्रॉब्लम दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो इसी प्रॉब्लम के कारण इस सिस्टम को बंद करके हमने शिफ्ट करा बाकी टाइप्स ऑफ मनी पे, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और हमें शिफ्ट क्यों होना पड़ा? बिकॉज इसी प्रॉब्लम के कारण हमें जो है दूसरे मीन्स ऑफ मनी पे शिफ्ट होना पड़ा। सो बाकी टाइप्स ऑफ मनी अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिएट मनी की, तो अब नाउ यू विल आस्क मी मैम फिएट मनी क्या है? तो फिएट मनी इज समथिंग जो कि हम अब जो पेपर नोट है हमारा हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फिएट मनी। अब यहाँ पे आप एक चीज, उससे पहले आप जो एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है, एक डिफरेंस जो कि मैं आपको बताऊंगी, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। अब इसके अंदर आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? हमारी प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू कितनी है। अब हम जो है एक पेपर नोट की बात करें तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि उसकी अपनी, उस जो कमोडिटी से जो मनी बनी है, जिस कमोडिटी से वो मनी बनी है, उसकी अपनी वैल्यू क्या है? तो दैट इज वेरी लेस। अगर मैं पेपर मनी की बात करूं या फिर पेपर जो हम यूज करते हैं इन मेकिंग मनी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, वेराज मैं पुराने जमाने की बात करूं, अगर मैं राजा महाराजा टाइम की बात करूं, तो वो व्यापार किसमें करते थे, वो ट्रेड किसमें करते थे? सोने की मुद्राओं से, है ना। दे यूज टू यूज गोल्ड कॉइन्स, बट उसमें क्या था, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा थी। जैसे अगर मैं एक मनी की, जैसे दिस इज अ कॉइन दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1, लेट्स से 1 रुपी। अगर मैं इसकी बात करूं तो यू विल से कि मैम इसकी कीमत तो आपने 1 रुपी बता दी, बट इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अगर आप आज के टाइम पे गोल्ड कॉइन को अगर आप मार्केट में देकर आओगे तो यू कैन नॉट सेल इट फॉर 1 रुपी ओनली। ऑफ कोर्स उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज्यादा होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? उस कमोडिटी की अपनी वैल्यू, जिससे वो जो हमारा कॉइन है या फिर जो हमारी मनी है जिससे वो बना है, उसकी अपनी वैल्यू क्या है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। बट फेस वैल्यू क्या है? अब फेस वैल्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कॉइन, आई हैव 1 रुपी कॉइन, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ एनी मेटल। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 1। कॉइन की फेस वैल्यू, कॉइन के फेस पे वैल्यू क्या रिटर्न है, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है आपको क्लियर होना चाहिए बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब बात करूं अगर मैं फिएट मनी की अगर मैं बात करूं तो हम इसकी क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर मैं आपके पेपर मनी की बात करूं तो इट डजंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, बट उसकी जो फेस वैल्यू है कितनी है? 50 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है। तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं वो नहीं है, बट इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब इट इज अ लीगल टेंडर। अब ये लीगल टेंडर क्या है? जब भी आप अपना नोट देखोगे, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ पेपर, बट उस नोट पे क्या है, एक अथॉरिटी के साइन करे होते हैं। नाउ दिस इज द टास्क फॉर यू। अगर आपने आज तक कभी नहीं देखा कि वहां पे किस अथॉरिटी के साइन होते हैं, तो गो चेक योर नोट और उसके ऊपर देखो कि वहां पे लिखा क्या होता है। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर टेक्स्ट दैट इज रिटन देयर, गो एंड चेक कि उसके ऊपर लिखा क्या है और किसके सिग्नेचर्स आर देयर। उससे क्या होगा, दैट इज अ लीगल टेंडर, दैट मेक्स अ फॉर्मल थिंग फॉर यू, दैट इज गिवन बाय अथॉरिटी, दैट इज गिवन बाय देम, कि आप इस चीज को, आप इस नोट को या फिर इस पेपर को यू कैन यूज इट एज अ मनी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी फिएट मनी है दैट इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर कैसे है? क्योंकि एक अथॉरिटी ने वहां पे साइन करा है एंड दे हैव सेड कि यू कैन यूज इट एज अ मनी, सो दैट इज नोन एज लीगल मनी, या फिर यू कैन से फिएट मनी। अब नेक्स्ट में बात करूं कमोडिटी मनी की, तो कमोडिटी मनी क्या है? जहां पे किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब हमने फिएट मनी में देखा था कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नहीं है, बट कमोडिटी मनी में क्या है, कमोडिटी मनी की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गोल्ड कॉइन्स की, ठीक है, तो लोग ट्रेड करते थे,
तो वो क्या करते थे, किसी कमोडिटी को, फॉर एग्जाम्पल काव है, मतलब इट इज जस्ट लाइक बार्टर सिस्टम यू कैन से। हमारा जो कमोडिटी मनी है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे दिस थिंग इज बैक्ड बाय सम कमोडिटी, ईदर इट कैन बी काउ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेने हैं तो लोग क्या करते थे, अपने अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो देते थे इन द एज अ मीन ऑफ मनी। तो वो चीज जो क्या होती थी, हमारी कमोडिटी मनी, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अपनी जो है वैल्यू, वो ज्यादा होती थी। अब लोग बोलते होंगे उस टाइम पे कि आप मेरे को इतना अमाउंट ऑफ वीट दे दो और उसके बदले मेरा कोई भी डोमेस्टिक एनिमल रख लो, तो उस डोमेस्टिक एनिमल की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती थी उस टाइम पे। और अगर मैं बात करूं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इट इज मोर देन द फेस वैल्यू यू कैन से, कि जहां पे रिटर्न जो है वो कम होता था, बट उसका जो अपना वैल्यू था दैट यूज्ड टू बी मोर। तो यहाँ पे हमने फिएट मनी में क्या देखा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट कमोडिटी मनी तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। सिमिलरली वी हैव फिड्यूशरी मनी, ठीक है, वी हैव फिड्यूशरी मनी। अब फिड्यूशरी मनी में अगर मैं एग्जांपल लूं हमारा चेक्स का, ठीक है, क्योंकि वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। हम मनी जो है एक पेपर मनी की तरह भी यूज करते हैं, हम उसको पेपर मनी भी पकड़ाते हैं। अब हमने यूज करने लगा, हम जो है वो यूज करने लगे हैं अपना गूगल सिस्टम, हम ऑनलाइन सिस्टम, जैसे हम गूगल पे यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं, तो वी आर ट्रांसफरिंग मनी थ्रू द ऑनलाइन मीन्स ऑल्सो। हम अपने मोबाइल से वन क्लिक पे किसी और के मोबाइल में मनी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली। सिमिलरली वी यूज अ सिस्टम दैट इज नोन एज चेक्स। चेक जो है हम यूज करते हैं, है ना, वी यूज अ सिस्टम कॉल्ड चेक्स, बट दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर, बट इसमें क्या है, हम उस चेक को या फिर उस पेपर को हम यूज कर सकते हैं अपनी मनी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी। अब नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट नोन एज कमर्शियल बैंक मनी। अब कमर्शियल बैंक मनी क्या है, कमर्शियल बैंक मनी की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे एक वर्ड है विच इज नोन एज कमर्शियल बैंक, ठीक है, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे एक वर्ड है विच इज कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है, अगर आपको मनी जो है आपको अपना सेविंग डिपॉजिट्स में डालना है या फिर आपको अपनी मनी जो है वो सेविंग्स में डालनी है, तो यू गो टू द कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई हो गया या कोई भी आपके नियर जो बैंक है ना, तो आप वहां जाते हो अपनी सेविंग्स करवाने के लिए, आप अपना एटीएम खुलवाते हो वहां पे। और सेकेंड टास्क क्या है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप सिमिलरली कहाँ पे जाते हो, अपने बैंक के पास। फॉर एग्जांपल आई टुक वन ऑफ द नेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक इज एसबीआई, तो आप एसबीआई के पास जाओगे एंड यू विल से कि मेरा सेविंग्स अकाउंट आपके बैंक में पहले से है, बट आई वांट क्रेडिट, आई वांट अ पर्टिकुलर अमाउंट एज अ लोन ऑल्सो। तो कमर्शियल बैंक के दो काम हुए यहाँ पे, इट एक्सेप्ट्स योर मनी एज सेविंग्स ऑल्सो एंड इट लेंड्स यू क्रेडिट ऑल्सो। तो ये आपको क्रेडिट भी देता है और आपकी जो सेविंग्स है, आपके लिए बैंक अकाउंट खोलता है जिसमें आप सेविंग्स कर सकते हो। बट नाउ हियर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज कमर्शियल बैंक मनी। तो कमर्शियल बैंक मनी क्या करता है, ये क्या करेगा, इट एक्ट्स एज अ मनी मल्टीप्लायर सिस्टम। अगर आपने सुना होगा एक वर्ड, एंड डोंट वरी इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, तो हम जो है इसको आने वाली स्लाइड्स में, फिर आने वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर कोई और भी ऐसा वर्ड है विच यू हैव रेड इन एनसीईआरटी बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन, और आप मेरे को बता सकते हो कि ये वर्ड है मैम, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एंड यू नीड टू टेल मी, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू करेक्ट इट आउट। बट आपने जो है कॉन्सेप्ट समझा होगा एनसीईआरटी में, दैट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। उसमें क्या करता है, अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करा है, आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है डिपॉजिट करा है अपना बैंक में जाके, तो बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट जो है वो एज अ रिजर्व रखता है, कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व रखता है, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो किसी और इंडिविजुअल को देता है एज अ लोन, ठीक है। तो यही जो है प्रोसेस कर करके जो है आपकी एक जो सेविंग्स है उसमें क्या करा जाता है, किसी और को लोन भी दिया जाता है। बट देयर इज अ टास्क दैट इज गिवन टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई, दैट यू हैव टू कीप सम ऑफ द रिजर्व्स विद यू, और उतने अमाउंट ऑफ रिजर्व्स को कट करके जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो दे दिया जाता है एज अ लोन टू द अदर इंडिविजुअल्स ऑल्सो। उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक मनी। तो इतना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है।
हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मनी पढ़ा और हमने ये भी देखा कि हम जो है बार्टर सिस्टम से हमने मनी के कॉन्सेप्ट की तरफ हमने क्यों शिफ्ट करा। तो इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। उसके बाद जो है अगर आपको एक प्रॉपर एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करनी है, देन ऑफ कोर्स यू नीड अ मेंटर, और उसके लिए आपको एनरोल करना होगा हमारे बैच में, which has already been started and the seats are limited also। और अगर आपको खुद को enroll करना है, अगर आपको target करना है 2025 के examination के लिए, and if you want yourself to crack it at first time only, then you have to enroll in there। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, अच्छा, देन यू कैन यूज माई कोड विच इज PS15। इसको यूज करके आपको हेवी डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन भी इजी होगी, दैट टू फ्रॉम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स। तो इसी के साथ मैं आगे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज मेयर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब मनी सप्लाई जो है अपने आप में एक इन डेप्थ टॉपिक है, इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। एंड आई टोल्ड यू कि जो आज की वीडियो है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आपको मनी जो है वो चैप्टर टफ ना लगे और बैंकिंग को भी आप इजिली रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करूं मेयर्स ऑफ मनी की, तो आपके दिमाग में जो एक क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि मैम हमारे पास तो पैसे अवेलेबल है ना, हम जो है पैसे अपने पर्स में, हम जो बैंक से निकलवाने जाते हैं अमाउंट, वो हमारे पास आता तो है, बट हैव यू एवर थॉट कि उसको प्रिंट कौन करता है उस मनी को, वो मनी जो है वो सर्कुलेट कैसे होती है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे तीन जो है हमारी एंटिटीज है, तीन बॉडीज आती हैं विच इज नोन एज गवर्नमेंट, RBI एंड कमर्शियल बैंक्स। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, then you have to remember this thing कि गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी आपके पास कॉइन्स अवेलेबल हैं, कॉइन्स प्लस रुपी वन नोट, ये कौन प्रिंट करता है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है अगर मैं इसकी मिंटिंग की बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं कि ये अवेलेबिलिटी कौन करवाता है, देन इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली दैट मेक्स अवेलेबल हमारे कॉइन्स, चाहे वो कोई भी कॉइन है, हमारा 10 रुपी कॉइन है, हमारा 5 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है, बट गवर्नमेंट जो है अवेलेबिलिटी करवाती है हमारे कॉइन्स की ऑल्सो ऑफ 1 रुपी नोट। बट अगर मैं रेस्ट ऑफ द मनी की बात करूं, अगर मैं पेपर मनी की बात करूं, दैट इज 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, तो इसकी अवेलेबिलिटी कौन करवाता है, प्रिंटिंग ऑफ मनी, प्रिंटिंग ऑफ मनी इज डन बाय whom? बाय RBI। तो RBI जो है वो प्रिंट करता है हमारी मनी, वो प्रिंट करता है मनी जो आप बैंक से लेने जाते हो, जो आप बैंक से कैश निकलवाते हो, दैट इज प्रिंटेड बाय RBI। वेयर एज अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं, तो मनी सप्लाई कैसे करता है ये, मनी सप्लाई क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई क्या है, अब मनी सप्लाई अगर मैं RBI और गवर्नमेंट की बात करूं तो ये लोग जो है वो प्रिंट करते हैं, बट वो अवेलेबिलिटी कैसे है, हमारी पॉकेट्स में। सो इन सम वे दे आर सेंडिंग दैट मनी, दे आर सप्लाइंग दैट मनी टू अस ओनली। ठीक है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है। और मनी सप्लाई क्या है, ये कैसे चेक होती है, अगर मैं आपको इन्फ्लेशन की बाकी कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, देन यू नीड टू रीवॉच माय वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि वहां पे मैंने मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में करवाया है और आपको उस चीज की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है, the amount of money that is supplied in an economy, फिर it is circulating in an economy। बेसिकली आपके पॉकेट में पैसा कितना है, आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा अब आपको कैसे पता लगेगा कि गुड्स बहुत महंगी हो रही हैं, बट स्टिल यू आर एबल टू परचेज देम। आप जा रहे हो मार्केट में और अगर उसका प्राइस आपको ज्यादा भी लगता है, स्टिल यू आर ओके विद पेइंग इट, तो दैट मीन्स दैट आपकी पॉकेट में अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ज्यादा है। वेयर एज अगर मैं बात करूं कि अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में कम है, तो इट मीन्स आपकी इकोनॉमी जो आपका खर्चा है दैट इज इक्वलेंट टू योर इनकम ओनली, है ना। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स या फिर दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ गेटिंग कि ओके मनी सप्लाई जो है उसकी अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में वो कम है। Of course it has exceptions, but अगर मैं एक नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपकी पॉकेट में अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका खर्चा कम है, और अगर आप खर्चा कर भी रहे हो और अगर आपकी कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगी, आप डिमांड इंक्रीज कर रहे हो, तो मीन्स आपके पॉकेट में पैसा जो है वो ज्यादा है। Whereas अगर कम है तो आप ऑफ कोर्स डिमांड कम करोगे।
अगर कमर्शियल बैंक की मैं बात करूं, अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो ये अवेलेबिलिटी कैसे करवाता है? वन थिंग आई टोल्ड यू कि आप क्या करते हो, अपना सेविंग्स बैंक खुलवाते हो, ठीक है, आप सेविंग्स बैंक खुलवाते हो, प्लस कमर्शियल बैंक का और क्या काम है, आपको क्रेडिट देना, है ना, आपको क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये दोनों काम है हमारे कमर्शियल बैंक्स के, है ना। तो अगर मनी सप्लाई करवाने में या मनी सप्लाई हमारी अवेलेबल करवाने में हमारी कमर्शियल बैंक कैसे हेल्प करता है? थ्रू योर सेविंग्स। आपको मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया कि जितना आप सेव करते हो उतना उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसको दिया जाता है, किसी और इंडिविजुअल को एज अ लोन, आफ्टर कीपिंग रिजर्व्स, फ्यू रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक्स ओनली। अब एक क्वेश्चन अगर आप मेरे को पूछोगे वो ये होगा कि मैम अगर मेरा अमाउंट ऑफ मनी जो है, मेरे अमाउंट ऑफ मनी से जो मैंने सेव करके अपने बैंक में रखा था उससे कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी और को प्रोवाइड करवाया जा रहा है अगर, तो जब मैं बैंक में आता हूं तो मेरे को पूरा पैसा क्यों मिलता है? सो द आंसर हेयर इज दैट गवर्नमेंट या फिर यू कैन से आरबीआई या कमर्शियल बैंक नोज कि पूरी इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स एक ही टाइम पे पैसा नहीं निकलवाएंगे, है ना। ऑफ कोर्स एक टाइम पे आप जाओगे, किसी और दिन किसी और इंडिविजुअल को याद आएगा, किसी और दिन किसी और इंडिविजुअल को नीड पड़ेगी। So this is never going to happen that all people in the economy are going to withdraw money at one time only. Of course किसी को किसी दिन याद आएगा, किसी को किसी दिन याद आएगा। So considering it, गवर्नमेंट जो क्या करती है, एक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो किसी और को देती है और जब आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो किसी और को उठा के आपको देती है। सो दिस इज हाउ मनी सर्कुलेट्स इन एन इकोनॉमी। और अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो ये कैसे मनी सप्लाई करती है इकोनॉमी में? थ्रू योर सेविंग्स, जहां पे मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आएगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑल्सो। अब बैंक का क्या काम क्या है? दैट इज नॉट हेयर फॉर वेलफेयर पर्पसेज, है ना, वो भी एक इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस ओनली, जिसका काम क्या है, प्रॉफिट मेकिंग करना। नाउ यू विल आस्क मी मैम प्रॉफिट मेकिंग कैसे होती है? तो यू सी कि गवर्नमेंट जब बैंक्स आपको लोन देते हैं, जब कमर्शियल बैंक आपको लोन देती है, उसके बदले कमर्शियल बैंक आपसे एक चीज लेती है, दैट इज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? इट इज इनकम ऑफ द बैंक। और मनी सप्लाई कैसे वो बढ़ाएगी या कम करेगी? जब वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा करेगी, ठीक है। अब बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि आपका पहले 7% था, अब मेरे को ईएमआई, समझ लीजिए दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप मेरे को 1000 रुपए जो है आप मेरे को इंटरेस्ट पे कर रहे थे, बट अब मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो आपको मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, बट प्रॉफिट मेकिंग बैंक की ज्यादा होगी क्योंकि उसने क्या करा है, आपसे ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया है। सो दिस इज हाउ बैंक्स मेजर द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। बैंक्स कैसे मेजर करती हैं? इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट ज्यादा या फिर कम करके क्या करती हैं, मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में उसको मेजर करते हैं। सो ये रहे हमारे 3 कॉन्सेप्ट जो कि आपने पढ़े, दैट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसमें कितनी बॉडीज आएंगी? हमारी 3 बॉडीज। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, सेकेंड इज कौन है, आरबीआई, एंड थर्ड इज कमर्शियल बैंक्स। और सबसे ज्यादा अगर मैं एक्टिव रोल देखूं जहां पे आप जो है रीच आउट कर सकते हो, इजिली अवेलेबल टू यू, दैट इज कमर्शियल बैंक्स ओनली। क्योंकि अगर आप सेविंग्स करवाने जाते हो तो आप एसबीआई में जा रहे हो, आपकी जो नियर ब्रांच है वहां पे जा रहे हो। सो द इजिली असेस्ड इंस्टीट्यूट दिस कमर्शियल बैंक्स ओनली, जहां पे आप इजिली जाके अपनी दिक्कत या फिर अगर आप कोई भी अगर आपको काम करवाना है तो आप वहां पे जाके करवा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स नॉट डायरेक्टली टू आरबीआई, यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू आरबीआई एंड से कि मेरा सेविंग्स अकाउंट खोल दो, दिस कैन नॉट हैपन। तो सबसे पहले आप किसको अप्रोच कर सकते हो? टू द कमर्शियल बैंक्स ओनली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, बैंकिंग स्ट्रक्चर। ये तो हमने इजी वे में अभी देखा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, मनी क्या है, मनी का मीनिंग क्या है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स और देखें। अब हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी भी आता है कॉन्सेप्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, फॉर एग्जांपल मैंने रेपो रेट बताया था, हमने बताया था आपको रिवर्स रेपो रेट, ये किनका पार्ट है? इंटरेस्ट रेट्स है ये, ठीक है। ये एक मयज है जिनसे क्या करते हैं जो हमारी आरबीआई है या फिर जो हमारा बैंक्स है, ये क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं। तो बेसिकली हम मनी सप्लाई कम ज्यादा क्यों कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। अगर आप एक अच्छे माइंड से अगर आप शांत बैठ के अगर आप चीजों को देखोगे, इंटरलिंक करने की कोशिश करोगे, तो मनी या फिर अगर मैं मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट लूं या मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो बैंकिंग का भी मेन पर्पस क्या है? आरबीआई का अगर मैं मेन पर्पस देखूं, क्योंकि मैंने आपको वहां पे अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके कॉन्सेप्ट समझाया था। तो बेसिकली आरबीआई का काम भी क्या है? एक तो इन्फ्लेशन को चेक करना कि मार्केट में जो है वो स्टेबिलिटी बनी रहे।
तो बेसिकली जो मनी सप्लाई है या फिर जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या जो मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है? बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना या फिर जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कॉन्सेप्ट जो है हम इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे या फिर आप इनको इजीली एनसीईआरटी से भी लिंक करके पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? बैंकिंग स्ट्रक्चर। अब बैंकिंग स्ट्रक्चर का तो ये पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रिटन है? आरबीआई। If you are able to see if this table या फिर if this is clear to you, this chart is clear to you, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? RBI, that is Reserve Bank of India. Now this is what? This is our apex body. This is our apex body. This is Bankers Bank. अब हमारे जो बैंक हैं, छोटे छोटे बैंक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे कमर्शियल बैंक है, जैसे हमारा एसबीआई है, हमारा पीएनबी है, हमारा कैनरा बैंक है, हमारे जो अलग अलग बैंक्स हैं उनका भी आगे बैंक कौन है? हमारा आरबीआई। तो आपको हमेशा ये याद रखना है दैट आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी और इट इज बैंकर्स बैंक। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको टेबल में बात करूं तो इसकी आगे बाइफिकेशन आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कमर्शियल बैंक है, फिर उसके बाद हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है, या हमारे पास डेवलपमेंट बैंक्स है, पेमेंट बैंक्स है। सो ये अलग अलग टाइप्स के बैंक्स हैं दैट इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और ये जो है वो इनका डाइवर्सिफिकेशन क्यों है? दैट इज बेस्ड ऑन द टास्क दैट दे परफॉर्म। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक का टास्क क्या है कि आपकी सेविंग्स को सेव करके रखना, अपने आप को अपने बैंक में आपका अकाउंट खुलवाना है ताकि आप उसमें अमाउंट ऑफ मनी जो है वो सेव करके रखो। वेराज कुछ जो बैंक्स है उनका टास्क क्या होता है कि सिर्फ डिपॉजिट लेना, वेराज दे आर नॉट अलाउड टू, दे डू नॉट प्रोवाइड यू क्रेडिट, है ना। कुछ बैंक्स हमारे ऐसे भी होते हैं। तो ये जो बाइफिकेशन है बैंक्स की, दैट डिपेंड्स ऑन द टास्क दे परफॉर्म। तो ये जो है हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट बैंकिंग स्ट्रक्चर का आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो पहला है, दैट इज आरबीआई, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसका हम 2 क्वेश्चंस भी देखेंगे दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी सीएससी, तो वो चीज भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इनको देखोगे, अगर आप इन स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग बाइफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवलपमेंट बैंक्स की एग्जिम की बात करूं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, और दूसरी अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए, नाबार्ड है। ठीक है, दिस इज वेरी फेमस। आई एम वेरी श्योर कि आपने ये नाबार्ड जो है वर्ड तो जरूर सुना होगा, बट उसका फंक्शन क्या है या उसका पर्टिकुलर काम क्या है, दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अगर मैं बाइफिकेशन की बात करूं तो इनकी बाइफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? द टास्क या फिर द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आरबीआई। और नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर यहाँ से आई थिंक मनी एंड बैंकिंग की नेक्स्ट 2 वीडियोस लगेंगी और उसमें हम मनी एंड बैंकिंग जो है वो कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करेंगे। बट आई थिंक क्वालिटी इज मोर बेटर देन क्वांटिटी आई प्रोवाइड, क्योंकि अगर मैं छोटा वीडियो भी या फिर छोटे कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करूं, बट द मेन टास्क या फिर द मेन फंडा इज दिस कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा चीजें लेकर आऊं, मैं एक वीडियो में ही सब कुछ लेकर आऊं और उससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ ना आए, और नाउ यू विल आस्क मी कि मैम की तो वीडियो अच्छी ही नहीं है या मैम पढ़ाते ही अच्छा नहीं है, बिकॉज मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट एकदम ओवरलैप कर दिए। तो बेटर इज द थिंग कि मैं चाहे थोड़ा लेकर आऊं, बट वो चीज जो है आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो आज हम किसको पहले डिस्कस करने वाले हैं? हमारा एक मेजर कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज आरबीआई, एक मेजर बॉडी दैट इज नोन एज एपेक्स बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं बैंकर्स बैंक। बट उससे पहले देयर आर 2 कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल बैंक एंड डिफरेंशियल बैंक्स। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक और क्या है? डिफरेंशियल बैंक। अब ये भी मैंने कॉन्सेप्ट क्यों लिए हैं? Just to tell you about the function of banks. There are 2 mainly basic functions जो है हमारे क्या है, या फिर मैं अगर बैंक के functions की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करूं अगर इनके functions की, तो यहाँ पे आते हैं हमारे सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन या फिर मैं बोल सकती हूँ सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस या फिर 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज दे प्रोवाइड यू। अब प्राइमरी में क्या आएगा? मैम प्राइमरी में क्या आएगा? तो यू थिंक बाय योरसेल्फ कि आप जो सेविंग्स करवाने जाते हो या फिर जो आप क्रेडिट लेने जाते हो, मेनली टास्क तो वही है। अगर मैं बैंक की बात करूं, अगर मैं किसी भी एक ऐसे इंडिविजुअल की बात करूं जिसको बैंक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर जिसको इकोनॉमी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऑफ कोर्स आपको तो बहुत सारी चीजें पता होंगी, सिंस यू आर एस्पिरेंट, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन दिस इंडिया,
अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा नॉलेज होगी, बट अगर मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल से पूछूं जिसको बैंक की कोई नॉलेज नहीं है, फिर इकोनॉमी की कोई नॉलेज नहीं है, अगर मैं उससे पूछूं कि बैंक का फंक्शन क्या है, तो वो यही बोलेगा कि मैम अकाउंट खुला है बैंक में और उसमें मैं अपना पैसा डिपॉजिट करवा देता हूँ। तो प्राइमरी चीज क्या है, दैट इज अ प्राइम थिंग। प्राइमरी चीज क्या है, अगर मैं इसके प्राइमरी चीज की बात करूं तो दैट इज सेविंग्स, है ना, दैट इज सेविंग्स, या फिर क्रेडिट, आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है ना, दैट इज प्रेजेंट देयर। बट अगर मैं सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं, अगर मैं और फंक्शंस की भी बात करूं दैट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय बैंक्स, तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, फिर एक फैसिलिटी हमें बैंक प्रोवाइड करवाती है, दैट इज लॉकर फैसिलिटी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स। एक हमारा आता है लॉकर फैसिलिटी। अभी लॉकर फैसिलिटी क्या है, लॉकर फैसिलिटी क्या है कि यू कैन कीप योर गोल्ड या फिर कैश सेफ देयर। तो ये क्या है, एक सेकंड फंक्शन या फिर एक सेकंड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू यू, फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटी। तो ये जो है इट इज वन ऑफ द फंक्शंस, इट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट बैंक्स की मेक यू अवेलेबल। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है हमारा यूनिवर्सल बैंक एंड डिफरेंशियल बैंक। अब यूनिवर्सल बैंक में क्या होता है, अगर मैं यूनिवर्सल बैंक की बात करूं तो इसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी फंक्शन जो है वो एडेड रहते हैं। तो मतलब वो बैंक्स जो प्राइमरी काम भी करते हैं प्लस हमारा सेकेंडरी फंक्शन भी करते हैं, दैट आर नोन एज यूनिवर्सल बैंक्स। बट अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल बैंक्स की, तो वो क्या करते हैं, या तो परफॉर्म करते हैं प्राइमरी टास्क या तो परफॉर्म करते हैं सेकेंडरी टास्क, दोनों में से एक, एंड नॉट बोथ ऑफ देम। तो जो बैंक्स दोनों में से एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है डिफरेंशियल बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं हमारे पेमेंट बैंक्स की, अगर मैं बात करूं पेमेंट बैंक्स की, तो दैट परफॉर्म्स ओनली वन फंक्शन, तो ये किसमें आया, हमारे डिफरेंशियल बैंक्स में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट जो है वो सभी को क्लियर है, हमारे यूनिवर्सल और डिफरेंशियल बैंक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये आपको होना भी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि बैंक्स जो है वो कितने कितने तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट अब क्या है, आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का, अब आरबीआई देखते हैं, दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इट इज बैंकर्स बैंक, इट इज द एपेक्स बॉडी, इट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ बैंक्स। ठीक है, हमारे जो सबसे टॉप बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई। अब आरबीआई में क्या है, नाउ आरबीआई was made under RBI Act 1934. Now you have to remember this thing that this act was made on the recommendation of the Hilton Young Commission. ठीक है, ये चीज जो है आपको याद रखनी है, that it was made under the recommendation of Hilton Young Commission. अब इसको लागू कब किया गया था, ये कब परफॉर्मेंस में आया था, ये कब ये जो ये बैंक है ये कब फंक्शन करने लगा था हमारा, ऑन April 1, 1935। ठीक है, ऑन April 1, 1935। ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि पहले जो आरबीआई था उसको कंट्रोल कौन करता था, एक प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल करती थी, बट इट वाज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये चीज याद करके रखनी है, आपको ये चीज समझ के रखनी है कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, इसके ऊपर इसको कौन कंट्रोल करता था, प्राइवेट एंटिटीज, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड दैट इसका कंट्रोल किसके ऊपर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी चीज जो है आपको याद रखनी है। सो इनिशियली इट वाज लोकेटेड इन कैलकाटा, बट देन इन 1937 इट वाज मूव्ड टू मुंबई। ठीक है, इतनी चीज जो है वो क्लियर है, ये एक सिंपल मीनिंग है, मैंने आपको बताया आरबीआई का। अब इसके बाद हम देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 में देयर आर सर्टेन सेक्शंस जिनको याद करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो इफ दिस इज विजिबल, अदरवाइज अगर आप गूगल भी करोगे सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को अगर आप गूगल भी करोगे देन यू कैन इजिली गेट, या फिर पीपीटी विल बी ऑफ कोर्स शेयर टू यू, आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन सेक्शंस, जैसे हमारा सेक्शन 3 है दैट टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई। तो सिमिलरली अब हम जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि यहाँ पे सेक्शन में से इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू आस्क यू कि ओके कैंडिडेट्स टेल मी कि हमारा सेक्शन 7 क्या था, ओके यूपीएससी एस्पिरेंट्स टेल मी कि हमारा सेक्शन 9 क्या था। नो,
बट जो वो क्वेश्चन जिस तरीके से घुमा के पूछेगा उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपको सेक्शंस की क्लैरिटी हो, ठीक है। तो वी हैव सर्टेन सेक्शंस जिनको याद करना जो है वो इज इंपॉर्टेंट, और आप इनको समझो, अगर आप इनको एक बेसिक इनकी अंडरस्टैंडिंग भी लोगे तब भी इट इज रेलिवेंट या फिर इट इज ओके टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई जिनको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं हमारे पास फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन ऑफ आरबीआई, अगर मैं बात करूं कि मेन फंक्शन क्या है आरबीआई का, आरबीआई जो है वो उसका मेन, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो वो पर्टिकुलर बॉडी है क्यों। तो ये चीज हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी देखी थी, जब मैंने बात करी थी इन्फ्लेशन टॉपिक की, जब हमने इन्फ्लेशन टॉपिक कवर करा था तो ये चीज मैंने आपको वहां पे भी बताई थी कि आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ठीक है। अब कभी भी जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी में जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जब कोविड टाइम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे ज्यादा रोल किसका था, आरबीआई का, ज्यादा एक्टिव कौन थी, हमारी आरबीआई थी। एंड आरबीआई इज द ओनली वन दैट keeps an eye on the interest rate and on inflation rate also, ठीक है। तो आरबीआई का मेन टास्क क्या है, इन्फ्लेशन को चेक करके रखना, हमारी इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, कम ना हो, ठीक है, डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन ना आए, मतलब एक बैलेंस क्रिएट कर रखना एक इकोनॉमी में, वो किसका टास्क है, वो किसको कंट्रोल, दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय आरबीआई ओनली। सो आरबीआई का मेन टास्क क्या है, द मेन फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ठीक है। और वो क्या करेगी, किस किस चीजों से करेगी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक कॉन्सेप्ट की, एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के या कम करके आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो द मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू इंक्रीजिंग वेरियस रेट्स थ्रू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरियस रेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये वैसे तो हम मॉनेटरी पॉलिसी में कवर करेंगे, बट अगर मैं आपको यहाँ पे भी बताऊं तो हमारे पास बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट्स है, वन इज क्वालिटेटिव मेजर्स एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स। सो इन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेजर्स को यूज करके, फॉर एग्जांपल हमारा रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, हमारा एसएलआर है, हमारे अलग अलग जो रेट थे इनको यूज करके, इनको बढ़ा के या कम करके आरबीआई क्या करती है, हमारी इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है। सो वन ऑफ द फॉरमोस्ट जो फंक्शन है आरबीआई का वो क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। नाउ आई टोल्ड यू कि अगर मैं कॉइन्स की बात करूं देन दैट हैज बीन प्रिंटेड या फिर दैट हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेयर एज अगर मैं नोट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट, तो वो कौन प्रिंट करता है, हमारी आरबीआई। तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द आरबीआई, क्या है कि हमारे जो नोट्स है उनको प्रिंट करना। अब इसमें और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो हमारे 1996 के बाद अगर आप अपने नोट को देखोगे तो वहां पे किनकी पिक्चर रहती है, गांधी की। वेराज अगर मैं उससे टाइम के पहले की बात करूं तो बहुत ज्यादा पिक्चर्स रहती थी, जैसे कोई फार्म है, कोई वो हल चला रहा है, या फिर कोई और चीज की जो रिलेटेबल है इकोनॉमी से, तो वो चीज चलती थी, पहले उनकी पिक्चर्स होती थी। बट सिंस 1996 वी आर सीइंग दैट देयर इज अ गांधी सीरीज दैट यू कैन सी ऑन नोट। अगर और मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एट, अब प्रिंट तो होते हैं बट कहां कहां पे प्रिंट होते हैं। सो द फर्स्ट इज देवास इन एमपी, सेकंड इज नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका एंड सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है कि हमारे जो नोट्स हैं वो कहां कहां प्रिंट होते हैं, ठीक है। ये दो फंक्शंस अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो गवर्नमेंट के भी दो टास्क हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका एक्सपेंडिचर भी रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं या हमारी बात करूं तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे जो है मेनली दो टास्क है। एक तो हमारा एक्सपेंडिचर है जो कि हम जो है चीजों पे खर्च करते हैं, ठीक है, हम पैसा चीजों पे खर्च कर रहे हैं। वेयर एज हमारा एक और टास्क है, वो है हमारा रेवेन्यू, कि चीजों पे एक्सपेंडिचर करने से पहले, पैसा खर्च करने से पहले वो पैसा आ कहां से रहा है। तो गवर्नमेंट के भी सिमिलरली दो टास्क है ना, गवर्नमेंट के भी सिमिलरली दो टास्क है, वन इज रेवेन्यू, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर,
है ना, सेकंड एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करूं, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स, है ना, जो हम लोग पे करते हैं, इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये जो है एक वन ऑफ द मेथड्स है ऑफ द गवर्नमेंट टू अर्न रेवेन्यू। तो दैट इज फैसिलिटेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर इट दैट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फैसिलिटेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो ये जो है एक वन ऑफ द टास्क है, इट इज, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं दैट आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है कि द रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज फैसिलिटेटेड थ्रू द आरबीआई, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे आइडल भी छोड़ सकते हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड पब्लिक डेट ऑल्सो। तो उस चीज को हम आने वाली वीडियोस में आई थिंक अगर ज्यादा कवर करें तो वो आप ज्यादा लिंक क्रिएट कर पाओगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि बहुत सारे टास्क जो है गवर्नमेंट के। अच्छा, अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट की बात करूं कि गवर्नमेंट को लोन भी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर पैसा एक्सपेंडिचर करने के ऊपर, अगर उनको एक्सपेंडिचर करना है, फॉर एग्जांपल आपको घर चाहिए तो आप होम लोन लेते हो बैंक से, है ना। तो सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को कोई एक्सपेंडिचर करना है देन इट टेक्स लोन। तो उस लोन को भी अगर प्रोवाइड करवाता है आरबीआई, दैट इज फॉर 90 डेज पीरियड, तो उस चीज को भी करने के लिए आरबीआई जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल देयर ऑल्सो, ठीक है। अब आपको ये चीज जो है वो याद रखनी होगी। बाकी आई थिंक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन इट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो, फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो। तो अगर हम उस जगह पे इस कॉन्सेप्ट को देखें तो वो ज्यादा लिंकेज क्रिएट करेगा। बट फॉर नाउ यू कैन कीप इट आइडल। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब मैं फाइनेंशियल सिस्टम करवाऊंगी तो वहां पे हम इसको लिंक करके ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बट नाउ फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या मैंने बताया दैट इट फैसिलिटेट्स द इनकम सिस्टम या फिर रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। सो अगर कोई बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को तो इसमें क्या फंक्शन पता लगता है दैट इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है, सिंस इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। फोर्थ जो है हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट अगर मैं एक मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास, अगर किसी बैंक के पास कोई ऑप्शन लास्ट में रह जाती है तो दैट इज द आरबीआई हु सेव द अदर बैंक्स, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की अगर मैं सिर्फ मीनिंग की बात करूं, अगर मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स को भूल के अगर मैं सिर्फ मीनिंग की बात करूं तो लास्ट में अगर कोई एंटिटी किसी की हेल्प कर रही है, ठीक है, ऑन इंडिविजुअल, जिसपे मैं ट्रस्ट करके मैं अपनी जो मैं अपनी अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो अगर मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये द वन एंटिटी हु कैन हेल्प मी दैट इज आरबीआई ओनली। सो दैट इज द रीजन दैट इट हेल्प्स। किसको हेल्प करती है, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो तभी इज द रीजन दैट इट इज नोन एज लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट दैट इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द scheduled commercial banks, for the scheduled commercial banks। अब scheduled commercial banks क्या होते हैं, ये हम जब कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो तब मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी कि scheduled commercial banks क्या है। क्योंकि अगर मैं इधर बताऊंगी तो आपको ना ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट समझ आएगा, ना आपको scheduled ऑफ कमर्शियल बैंक समझ आएगा। जो scheduled कमर्शियल बैंक्स है ना, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो जो कि बहुत ज्यादा, आई थिंक ये बहुत ज्यादा पार्शियल डिफरेंस है जो उनको डिफरेंशिएट करता है। सो उनकी प्रॉपर डिफरेंशिएशन समझने के लिए यू नीड टू डिस्कस इट सेपरेटली, ठीक है। तो उस चीज के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इट हेल्प्स टू दी scheduled commercial banks and it acts there as a lender of the last resort, ठीक है। So usually banks and other financial institutions borrow and lend among themselves to meet their financial needs. But अगर मैं बात करूं किसी क्राइसिस का टाइम आया है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि किसी क्राइसिस का टाइम आया है देन आरबीआई इज द वन हु हेल्प्स कमर्शियल बैंक। सो बेसिकली आपको समझना क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक्स पे कोई क्राइसिस आते हैं, ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं देन इट इज द आरबीआई दैट हेल्प्स कमर्शियल बैंक। सो इज द रीजन दैट इट इज नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब हमारे पास जो अगर मैं बात करूं फिफ्थ कॉन्सेप्ट की, फिफ्थ अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो हमारे पास क्या है, बैंकर्स बैंक, ठीक है। नाउ इट इज नोन एज बैंकर्स बैंक। अब ये सिमिलरली ऐसा ही केस है कि अगर मैं बात करूं
कि इजिली असेसेबल बैंक्स कौन से हैं? इजिली असेसेबल बैंक्स है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एसबीआई की, है ना, तो मैं एग्जांपल लूं एसबीआई की, तो एसबीआई पे आप सिंपल जाके अपना कोई भी अगर आपको फैसिलिटी एक्सेस करवानी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बैंक खुलवाना है, अपना अकाउंट खुलवाना है, तो यू गो टू एसबीआई रादर देन आरबीआई। यू कैन नॉट गो टू आरबीआई एंड से कि मेरा बैंक अकाउंट खोल दो। दैट वुड बी अ सिचुएशन जहां पे आपको लोग पागल बोलेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट गो टू आरबीआई सिंस इट इज नॉट अप्रोचेबल। बट एसबीआई या फिर कमर्शियल बैंक्स आर द बैंक्स दैट आर इजिली अप्रोचेबल एंड यू कैन असेस इट इजिली। तो गवर्नमेंट जो है, जो आरबीआई है, उसने आगे फंक्शंस किसको डिस्ट्रीब्यूट करे हैं? हमारे कमर्शियल बैंक्स को, हमारे कमर्शियल बैंक्स को, या फिर अदर बैंक्स जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए या फिर पेमेंट बैंक्स हो गए। तो इन्होंने क्या करा है, जो हमारी मेन एंटिटी है उनके आगे अगर मैं बाइफिकेशन की बात करूं तो वहां पे अलग अलग बैंक्स है, जैसे मैंने बात करी कमर्शियल बैंक की। बट इन बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? इन बैंक्स को जो इंस्ट्रक्शंस देता है दैट इज नोन एज आरबीआई। तो अगर मैं इन बैंक्स की भी बैंक की बात करूं, इसके ऊपर भी कोई बैंक है जिसको इंस्ट्रक्शंस जहां से आती हैं इन छोटे बैंक्स को, दैट इज आरबीआई ओनली, दैट इज आरबीआई। सो दिस इज द रीजन दैट इट इज नोन एज बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो यहां तक हमने फंक्शन समझे। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट आरबीआई। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छा उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। तो ये तो हमने समझ लिया कि बैंक नोट्स इशू कौन करता है? हमारा आरबीआई। अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग ऑफ 50 रुपीज, प्रिंटिंग ऑफ 10 रुपी, प्रिंटिंग ऑफ 100 रुपी नोट, प्रिंटिंग ऑफ 500 रुपी नोट, तो उनको कौन प्रिंट करता है? हमारा आरबीआई। और उनको इशू भी कौन करता है? दैट आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट मतलब दैट इज सीन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज इशूड बाय दिस एंटिटी ओनली। So it is the issuer of bank notes. So RBI has the monopoly of issuing currency note except 1 rupee coin, because 1 rupee note and coins are issued by government of India. ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। RBI issues currency notes under a system called minimum रिजर्व सिस्टम। ठीक है, दैट इज नोन एज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो आपको ये जो है कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है कि इन इट गवर्नमेंट द एंटिटी कीप्स सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स विद इट, ताकि अगर कभी भी कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो इट कैन यूज इट। सो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो ये है। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, हमने कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग समझे, हमने मनी के बारे में समझा, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल बैंक के बारे में समझेंगे, हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझेंगे। बट उन कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले एक रिवीजन दैट इज इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से ही पता लगेगा कि आपकी रिवीजन या फिर आपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा। तो ये जो क्वेश्चन है दैट हैज बीन आस्क्ड बाय UPSC that says that governor of RBI is appointed by the central bank of that is appointed by the central government. ठीक है, that is appointed by the central government. Second answer क्या, second जो हमारा option है that says that central provisions in the Constitution of India, central provisions in the Constitution of India gives the central government the right to issue directions to the RBI in the public interest. Okay. Third हमारा जो option है that says the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. अब RBI Act कौन सा? मैंने आपको बताया था 1934, बट 1935 में इसने फंक्शन करना स्टार्ट करा था। ठीक है, बट RBI Act कौन सा है? 1934। बट RBI 35 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि 35 में उसने फंक्शन करना स्टार्ट करा था RBI ने। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट है दैट इज करेक्ट, बिकॉज द गवर्नर ऑफ RBI, यू हैव टू रिमेंबर दैट द गवर्नर ऑफ RBI is appointed by the central bank only. It is appointed by the central government only. So the first option is correct. But अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, which says that the central provision in the Constitution of India give the central bank government the right to issue directions to the RBI in the public interest. So you have to correct it because here is written the Constitution of India. बट आपको ये चीज याद रखनी होगी, यहीं पे ही कॉन्सेप्ट आता है हमारा सेक्शंस का। जो मैंने आपको सेक्शंस बताए थे अंडर RBI एक्ट 1934, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेक्शंस का, जिसमें बोला जाता है कि कोई भी अगर अमेंडमेंट करनी है या कोई भी अगर कोई भी अथॉरिटी की बात करी जाए तो दैट इज गिवन थ्रू द सेक्शंस ओनली, एंड दैट इज अंडर RBI एक्ट 1934 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के यहाँ पे क्या आना चाहिए? RBI एक्ट
1934। तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन गलत होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज द आरबीआई ऑफ the governor of RBI draws his power from the RBI Act 1934, that is true। तो इसका क्या हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। और इस क्वेश्चन में जो आपको चीज चेक करनी है वो जाके चेक करनी है सेक्शंस में जाके, जो कि मैंने आपको बोला था कि सेक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन में इनडायरेक्टली जो है वो पूछे जाते हैं। अब अगर आप इस फंक्शन की बात करोगे या फिर इस सेंट्रल पावर की बात करोगे तो ये किसमें मेंशन्ड है, हमारे सेक्शंस वाले पार्ट में। तो यू हैव टू गो इन द सेक्शंस पार्ट, यू हैव टू चेक कि यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है या फिर ये जो प्रोविजन है वो किस सेक्शन के अंडर पूछी गई है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, second question that we have is lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources, ठीक है। second is providing liquidity to the banks having a temporary crisis, and third क्या है हमारा, lending to the governments to finance budget deficit। so basically they have asked about the functions of RBI, that what are the functions that has been provided by the RBI। so अगर मैं second की बात करूं, that is providing liquidity to the banks having a temporary crisis, जहां पे हमने बात करी थी लास्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करी थी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की, कि अगर किसी बैंक पे कोई भी क्राइसिस आते हैं तो इट इज द टास्क ऑफ आरबीआई ओनली टू हेल्प दैट बैंक, ठीक है। तभी इज द रीजन दैट आरबीआई को क्या बोला जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो अगर मैं बाकी ऑप्शंस में से सेकेंड ऑप्शन को देखूं, दैट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। अब लिक्विडिटी टू द बैंक क्या हुआ, दैट प्रोवाइडिंग कैश टू द बैंक, प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट आर नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उनको बचाने के लिए, उन क्राइसिस से बैंक्स को निकालने के लिए हु हेल्प्स एट दैट टाइम, आरबीआई ओनली। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ओनली। तो सिमिलरली आपको जो है बाकी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, तो उनमें से अभी भी आपको कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। बट एक टॉपिक जो एक कॉन्सेप्ट जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट विच इज लेफ्ट, हमने बात करी यहाँ पे लीगल टेंडर की, जब हमने बात करी थी फिएट मनी की, कहाँ गया, हाँ, जब हमने बात करी थी फिएट मनी की, ठीक है। फिएट मनी में मैंने बात करी थी लीगल टेंडर की, कि ये क्या है, लीगल टेंडर है, एक अथॉरिटी दी जाती है बैंक की, मतलब बैंक्स के द्वारा एक पर्टिकुलर अथॉरिटी दी जाती है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर्टिकुलर एंटिटी के द्वारा एक अथॉरिटी दी जाती है कि ओनली ओके दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, आप इसको मार्केट में लेके जाओ और आप इससे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज कर सकते हो। बट देयर वॉज अ केस रिसेंटली जहां पे आपने देखा था कि वो लीगल टेंडर जो है वो हट गया था और उस मनी का या फिर उस जो पर्टिकुलर नोट ऑफ पेपर है वो सिर्फ एक पेपर बन के रह गया था। और अगर मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करूं या फिर उसमें रीसेंट न्यूज की बात करूं तो दैट इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यू आर कटिंग या फिर यू आर एबॉलिशिंग दैट लीगल टेंडर ऑफ मनी। आपने क्या करा, उस लीगल टेंडर ऑफ मनी को हटा ही दिया। कि जो मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन क्या है कि आप किसी एक आप बोल सकते हो कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आए हो, ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आए हो, उससे आप क्या कर रहे हो, मोनेटाइजेशन, मतलब यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड दी लीज पे, ठीक है, या फिर आपने कोई लैंड दी लीज पे, या फिर अगर मैं बात करूं कोई डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा कि आपने लीज पे जब लैंड दी, यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट, you are earning money from that particular period of from that particular land only, from that particular piece of land। तो उससे क्या होगा, that is known as monetization। तो it means that is generating money to you। whereas demonetization क्या है, demonetization है कि आपका जो लीगल टेंडर है, आपको जो लीगल टेंडर है जो आपने एक अथॉरिटी ने साइन करके दिया था, आपने उसी को ही खत्म कर दिया। दैट इज नोन एज demonetization and it happened in November 2016 and the questions were asked from this concept also। तो आपको ये याद रखना है कि जब मैं लीगल टेंडर की बात करती हूँ तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं विच इज नोन एज मोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, ये चीज भी कंप्लीट होगी।
हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। तो ये जो है एक सिंपल आपकी क्लास रही जिसमें हमने एक बेसिक चीज समझी, जो कि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो आप तब भी लिंक कर पाओगे, और अगर आप कोई एडवांस टॉपिक पढ़ोगे तो तब भी लिंक कर पाओगे। सो दिस क्लास वाज मेड फ्रॉम दैट मोटिव ओनली कि चीजों को एकदम सिंपल रखा जाए पहली वाली क्लास में, फिर उसके बाद जो है वो चीजों को टफ तरीके से, जो हमारे टफ कॉन्सेप्ट है उनको समझा जाए, ताकि आप इजीली चीजों को रिलेट करके पढ़ सको। सो अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं या फिर एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करने हैं अगेन, तो यू हैव टू एनरोल इन दिस कोर्स, वेयर एज इफ यू यूज माई कोड दैट इज PS15, then you can get heavy discount on it and you can avail this course also. तो आज की क्लास में हमने इतना ही चीज कवर करेंगे, और इतनी चीज कवर करने के बाद टास्क फॉर यू इज टू रीड योर एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक रीड नहीं करी है तो रीड दैट फर्स्ट, बिकॉज आप वहां से भी इजीली चीजों को लिंक कर पाओगे। और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये वाली जो चीज है वो समझ नहीं आई है और आप मेरे को फिर से समझा दो। ठीक है, सेकेंड टास्क फॉर यू इज टू रीविजिट माई पुरानी वीडियोस। ठीक है, उनको रीवॉच करो ताकि आपको एक लिंकेज क्रिएट हो। ठीक है, थर्ड टास्क फॉर यू इज टू रीविजिट योर क्वेश्चन पेपर, उनमें से देखो चीजें और क्वेश्चन निकालो, पुराने कॉन्सेप्ट्स देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इससे भी टफ एक अच्छे कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिससे आपको ज्यादा लिंकेज क्रिएट होगी और आप इजीली टॉपिक्स को रिलेट भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। ठीक है, सो टिल देन रिवाइज करते रहो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके लिए ही ये वीडियोस है और आपके कॉन्सेप्ट्स को या फिर आपको जो चीजें टफ लगती हैं उनको क्लियर करने के लिए ही जो है ये सीरीज जो है वो लाई गई है। एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल ऑफ यू। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।